हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन के बारे में समझने से पहले हम ये एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके, जिनको नापा जा सके और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहा हो। नापना ही सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है। हम सिंपली ये अगर कह दें कि सच टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी। हमें ये जोड़ना पड़ेगा कि वो क्वांटिटी जिसको मेजर भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं, एज वेल एज वो फिजिक्स के लॉ को भी फॉलो कर रहा हो। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये देखा कि जब हम फिजिक्स को स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में हमें डील करना पड़ता है और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को भी याद रखना एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। मैंने आपको बताया था कि लगभग अगर हम 11th-12th की फिजिक्स की बात करेंगे तो लगभग 500 to 600 यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी से हमें डील करना पड़ेगा, जिनको याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कोई ना कोई एक ऐसा तरीका हमें निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू इन फिजिकल क्वांटिटीज को बनाना हमको आ जाए या इनको यूनिट को निकालना आ जाए। क्योंकि फिजिक्स को हम ट्रिक से नहीं याद कर सकते हैं, फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से ही समझा जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज थी। और फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वो पहला पार्ट था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और हमको कुछ ऐसे फंडामेंटल्स क्वांटिटीज दी जिनकी सहायता से अदर क्वांटिटीज को बनाना पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड बोला जाता है। क्या कहते हैं? 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड। और इन 7 डायमेंशन से हम जितनी भी अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम बना सकते हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव्ड क्वांटिटी बोला गया। और उन 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया गया, दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि वो डायमेंशन से रिलेटेड है। 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड। तो कौन कौन से 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड है वो देख लेते हैं और इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए m यूज किया गया। दिस इज द मास। फंडामेंटल यूनिट था, फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए m का यूज किया गया। सेकेंड लेंथ, इसके लिए हमने l का यूज किया। दिस इज द डायमेंशनल यूनिट। देन थर्ड टाइम, समय, और इसके लिए यूज किया गया t। एस मत बोल देना, एस यूनिट है, ये डायमेंशनल की बात कर रहा हूं। यानी कि मास, लेंथ और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम बनाएंगे या जो डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन क्या है अभी इसकी डेफिनेशन को हम बनाएंगे। फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि मास, लेंथ और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल का यूज करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए वो MLT होगा। और याद रखें कि इन सिंबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना मस्ट है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है या नहीं है। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज मिलेगी तो हम देख के समझ जाएंगे दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यूनिट क्रिएट करेंगे, ड्राइव यूनिट्स हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि मास, लेंथ एंड टाइम ये पूरी काइनेमेटिक्स को खत्म कर देते हैं। पूरी मैकेनिक्स को हम बात करें, अगर पूरे मैकेनिक्स में देखें तो MLT सफिशिएंट है पूरी मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए। बस इन्हीं 3 क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। तो अगर बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं, सीक्वेंस बन जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा करंट,
करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए का यूज करते हैं। सिमिलरली फिफ्थ जो क्वांटिटी होगी, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, अगर हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज की जाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम सीडी के साथ में ही यूज करेंगे। और इसके बाद में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं तो टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग थीटा का, कुछ बुक्स थीटा को यूज करते हैं या के का भी रिप्रेजेंटेशन देखा गया है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपकी बुक में के यूज हो रहा है तो आप के को फॉलो कर लें, और अगर कहीं आपको थीटा दिखाई दे रहा है, दोनों ही राइट चॉइस है, आप किसी एक को भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, गलत इनमें से कोई भी नहीं है। कुछ लोग थीटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कुछ के का यूज कर रहे होते हैं, आप पर डिपेंड है आप किसको चॉइस करते हैं। नेक्स्ट सेवन जो क्वांटिटी थी दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो बाद में ऐड की गई है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है मोल से। तो दीज आर द 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड। ये 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड है जिनका यूज करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को हम बनाएंगे, ड्राइव क्वांटिटी क्रिएट करेंगे। तो इनको छोड़कर जो भी क्वांटिटीज आपको दिखाई देंगी वो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक बार हम डायमेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। ये डेफिनेशन है, हालांकि पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों में क्या छिपा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक बार फिर से ध्यान दें, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो डिपेंड करेगी पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द दैट क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी की, मैं बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन हमें आपको निकालना है। तो देखिए, जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन यूज किया जाएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग है, डिस्टेंस को अगर हम फंडामेंटल यूनिट के थ्रू कंपेयर करें और ये देखें कि डिस्टेंस इन फंडामेंटल यूनिट्स में से किस फंडामेंटल यूनिट्स को बिलोंग कर रहा है, या इसके प्लेस पर कौन सी फंडामेंटल आप यूनिट यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये मास है, वेट होता है, आप इसको डिस्टेंस में कंसीडर नहीं कर सकते। मैं भी लेंथ छोड़ देता हूं, टाइम का तो कोई लेना देना है ही नहीं, करंट से कोई मतलब नहीं है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो आप यहां पे यूज करेंगे L अपॉन टाइम के लिए T दे रखा है, T, और इसके बाद यदि जब T ऊपर जाएगा तो बनेगा LT-1। अब देखिए ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन से बिल्कुल ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जिन फंडामेंटल यूनिट्स पे हम पावर रेज्ड करते हैं, इस डायमेंशनल फॉर्म यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को क्रिएट करने के लिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए जितनी भी हम फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर क्रिएट करते हैं वो इसका डायमेंशनल फॉर्म कहलाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्म है। तो जो पावर रेज हो रही है वो किस पर हो रही है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है हमारी, फंडामेंटल यूनिट्स। आप देखें यहां पर L डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था लेंथ को, तो ये LT-1। तो जो पावर यूज की जा रही है वो किस पर रेज हो रही है, वो फंडामेंटल यूनिट्स पे यूज हो रही है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स पे जो हम पावर रेज करते हैं दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन, ये डायमेंशन होता है। तो हम कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है और कैसे उससे यूनिट फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। तो यहां पर हम दो नए टर्म समझते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन विच शो द हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज।
इसको समझने के लिए मान लीजिए मैंने कहा कि डेंसिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डेंसिटी तो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका अगर हमें यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए मास के लिए जो हम यूज करेंगे दैट इज द m, और आफ्टर दैट वॉल्यूम के लिए यूज किया जाएगा L3, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिलेगा ml-3 डेंसिटी। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से देखें। द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब आप देख रहे हैं कि डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को हमें निकालने के लिए हमें किस क्वांटिटी की, किस फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। क्या टाइम की जरूरत पड़ी यहाँ पर, क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पर मास एंड डिस्टेंस, मास एंड लेंथ की रिक्वायरमेंट हुई इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला हमको ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सप्रेस करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को डिजाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किस फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रयोग कर रहे हैं, किस फंडामेंटल क्वांटिटी का हम यूज कर रहे हैं। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करते हैं इस एंड पर डायमेंशन इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन आपको पता है कि एलएचएस एंड आरएचएस से मिलकर बनता है। अगर इक्वेशन की बात करें तो एलएचएस एंड आरएचएस से मिलकर बनता है। तो अगर इसी का हम डेंसिटी का डायमेंशन इक्वेशन लिखें तो यहां पर हम लिखेंगे डेंसिटी इक्वल टू ml-3। तो अब आप देखेंगे कि यहां पे क्या किया गया है, ये डेंसिटी है, ये सिंबल बना हुआ है इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशन फॉर्मूला। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल के साथ में इक्वेट कर देते हैं तो वो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। इसको डायमेंशन इक्वेशन बोला जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला, उनको निकालने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया। तो एरिया को बनाने के लिए क्या रिलेशन बनाते हैं हम यहां पर, मान लीजिए फॉर्मूला है आपके पास में पाई आर स्क्वायर, आप इसका भी यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर्मूला आपको पता है, या आप L इंटू बी भी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है। देखिए दोनों से क्या डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है। तो देखिए ये रेडियस है जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि L इंटू एल स्क्वायर, और L इंटू बी भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है L इंटू एल, और दोनों का ही जो रिजल्ट आएगा दैट इज द L2। इसको स्क्वायर ना बोले, इसको L2 बोलने की हैबिट डालें, ये L2 है। अच्छा अब यहां पर जो चीज मिसिंग है उसके बारे में भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि m की पावर 0 L2 एंड T0, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या बुक्स में ऐसा लिखा जाता है M0 L2 T0। सीक्वेंस यही रहेगा MLT का, ऐसा नहीं T पहले लिख दें फिर L लिख दें उसके बाद M लिख दें, सीक्वेंस यही रहेगा मास लेंथ एंड टाइम, और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहां पर तो हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप यूनिट देख लें, यहां पर ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और लेंथ की यूनिट हमने क्या बताई थी, लेंथ की यूनिट बताई थी हमने मीटर। तो यहां पर क्या होगा मीटर, मीटर और ये मीटर स्क्वायर। अगर SI की बात करें हम SI में तो मीटर SI यूनिट, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। कुछ और क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम।
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये तीनों किस फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाएंगे? ये फिजिकल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी यूज करेंगे? वो भी हम लेंथ यूज करेंगे। तो यहां पे L L L और ये बनेगा L3। क्यूब बोलने से बचे और इसको लिखा जा सकता है और स्पेशल तरीके से M0 L3 T0 और इसके अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा N3 मीटर क्यूब। यहां हमने वॉल्यूम देख लिया। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी की बात कर लें तो अगर मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मास के लिए कौन सी फंडामेंटल यहां पर हम डायमेंशन यूज करेंगे? वो यूज करेंगे हम m। और वॉल्यूम के लिए क्या हमने निकाला अभी अभी? दैट इज द L3। आप सिंपल अभी L3 ही लिख लें इसमें, L3 और उसको आप डिवाइड करेंगे तो अब आपके सामने जो रिजल्ट आएगा -3, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। यहां पे T लिखे ना लिखे ये ऑप्शनल है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर L3 लिखा हुआ है तो बाकी M और T ये 0 है। तो इससे एक रिलेशन एक समझ में आता है कि जो वॉल्यूम है वो मास पर और टाइम पर डिपेंड नहीं है। अब यहां पे भी देख लें तो डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम यानी कि मास एंड L, M और L पर डिपेंडेंट है, T पर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरीके से एक रिलेशन एग्जिस्ट हो जाता है। तो डेंसिटी समझ लिया हमने। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, तो ये क्या होता है? इसके लिए रिलेशन क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस फंडामेंटल यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज द L। तो आप यहां पे L लिखेंगे, उसका डायमेंशन लिखेंगे L और टाइम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपका बनेगा LT-1 और इसके अगर यूनिट निकालें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस क्या है? लेंथ। और लेंथ की यूनिट किस में रिप्रेजेंट की जाती है? M में। और ये टाइम की यूनिट क्या होती है? T। तो M/T या T टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो जो यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड या कहीं कहीं आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दिस इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। जब हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम से, तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और वेलोसिटी अभी हमने निकाला हुआ है L-T-1 अपॉन T। तो यहां पे देखें क्या होगा? ये T ऊपर जाएगा -1 के फॉर्म में और ये बनके रिजल्ट बनके तैयार हो जाएगा L-T-2। और यहां पर इसकी हम यूनिट निकालें तो वेलोसिटी की जो यूनिट हमने निकाली थी अभी ms-1 T और आ गया, तो इसका मतलब -1 -2 हो जाएगा। तो आप इसकी यूनिट बोलेंगे ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर हमने एक्सीलरेशन देख लिया। अब बात करते हैं सबसे कमाल की यूनिट जो पूरे मैकेनिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज द फोर्स। तो हम बात करते हैं फोर्स को। फोर्स क्या बताता है हमको? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला हमको दिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9, 6, 7 में भी पढ़ाया जाता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या है हमारे पास में? m, और इसके बाद में जो एक्सीलरेशन है उसकी हमने अभी यूनिट अभी हमने निकाली हुई है L-T-2। तो यहां पे बोलेंगे M-L-T-2। दिस इज द फोर्स। तो आप देख लें यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा M-L-T-2। तो अगर इसकी हम यूनिट निकालें, वैसे तो इसकी यूनिट फिक्स होती है न्यूटन, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है,
लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम यूनिट निकालें तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से। इसके बाद एल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, और टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसकी यूनिट बना सकते हैं। आप यूनिट बोलेंगे केजी, केजी किसके लिए, मास के लिए। ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं और ऐसा ही यूनिट में मास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, केजी यूज किया जाता है। इसके बाद एल, सॉरी एल, तो यहां पे हो जाएगा मीटर एंड दिस इज द सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक अनदर यूनिट्स है और इसकी जो कॉमन यूनिट यूज की जाती है 1 न्यूटन, जो इसकी इक्विवेलेंट होती है केजी एमएस -2। हम कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो P = mv, इसके साथ में इंपल्स लिखा हुआ है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, ये रिलेशन है। तो आप देखेंगे इनकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में क्या निकल के आता है। तो अगर मास को लिखें यहां पर m, ये मास हो गया, और ये वेलोसिटी LT-1, और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा MLT-1। दिस इज द मोमेंटम। अब यहीं पर हम बात करते हैं इंपल्स की, तो फोर्स इनटू टाइम होता है। तो अभी फोर्स के बारे में हमने निकाला था, याद रखने की जरूरत नहीं है। फोर्स का जो फॉर्मूला क्या था यहां पर, F = m × a। m हो गया ये, a हो गया LT-2 MLT-2, अभ्यास से आ जाता है। तो फोर्स यहां पे हो गया m LT-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स का, और टाइम के लिए हम यूज करेंगे यहां पर t। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और रिजल्ट आपका आएगा यहां पर MLT-1। तो आप देख रहे हैं कि मोमेंटम का और इंपल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम आया हुआ है। तो क्या इनकी यूनिट भी सेम आएगी, एक बार यूनिट भी देख लेते हैं। तो मास की जो यूनिट होती है, मास की जो यूनिट होगी वो होगी केजी, और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो अभी हमने देखा था मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे बात कर लेते हैं फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, न्यूटन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या हम इस तरीके से भी पूरा बना सकते हैं यहां पर न्यूटन पर सेकेंड दिस वन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की जो यूनिट है वो तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। हम इसकी यूनिट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन भी होता है। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और फिर इसके साथ में टाइम का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो आप देखें कि इसकी जो यूनिट है और इसकी जो यूनिट है वो डिफरेंट है, बट दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। अब बात करते हैं वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी। ये तीनों एक साथ इसलिए लिखे हुए हैं कि तीनों का डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है। अब इनकी यूनिट की बात कर लेंगे। तो वर्क क्या होता है, वर्क के लिए फॉर्मूला होता है F × D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला है अभी, MLT-2, ये फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका L। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ML²T-2, ML²T-2, ये वर्क का हो गया। इसी तरीके से अगर हम टॉर्क की बात करें तो फोर्स इंटू मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है टॉर्क। कैसा होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम रिजल्ट हमको प्रोवाइड करेगा ये। अब बात करते हैं एनर्जी की। यहां फिर से देख लें एक बार कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क होता है। क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है,
अगर इसमें हम दीवार पे धक्का लगाए और मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, मैंने पूरा दिन मैंने इस दीवार पे धक्का लगाया, तो आप कहेंगे सर वर्क डन तो जीरो है, आपने कुछ किया ही नहीं, दीवार तो किसकी नहीं आगे। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क की जो डेफिनेशन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, कुछ काम का रिजल्ट आपको दिखना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन को वर्क बोला जाता है। तो वर्क के बारे में वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है, वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी केवल यहाँ पे फॉर्मूला और उसके रिलेशन और इनके यूनिट्स की बात हो रही है। तो F इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा, डिस्टेंस है जो लेंथ का रिप्रेजेंटेटिव है ये लिखा, तो ml स्क्वायर टी माइनस टू यहाँ पे रिजल्ट होके आया। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको मूव करने के लिए इस तरीके से जो टॉर्क होता है। तो वहां पर जो इसका जो फॉर्मूला है वो सेम है और सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करके आएगा। अब बात आती है एनर्जी। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में वो वर्क एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम एज अ वर्क होगा। तो यहां पर इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज द ml स्क्वायर टी माइनस टू। तो तीनों का वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी, ध्यान रखें तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। यूनिट को उस तरीके से एसआई में निकाला जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया। वैसे जो वर्क का जो यूनिट होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से निकाला जा सकता है। टॉर्क का भी वैसे ही निकाल सकते हैं, एनर्जी का, और उसको जूल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पावर। पावर हमको क्या देता है, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द स्मॉल पी, दिस इज द कैपिटल पी। दोनों का सिंबल एक है, लेकिन इनके करेक्टर की फॉर्मेटिंग आप ध्यान दे लें कि जो स्मॉल पी है वो मोमेंटम के लिए लिया गया है, कैपिटल पी जो लिया गया है वो यहां पर हम यूज करेंगे पावर के लिए मैकेनिक्स में। अभी प्रेशर यहां पे कंफ्यूज करेगा। तो पावर के लिए हम बोलेंगे वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की क्या है, वर्क की जो डायमेंशनल यूनिट है वो यही है, आप देखें यहां पर ml स्क्वायर टी माइनस या ml2 टी माइनस टू अपॉन टाइम। टाइम के लिए ये आ गया। अब क्या होगा, ये देखिए काट मत देना, यहां पर ये टी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये ऊपर जाएगा और हमको इसका एक नया रिलेशन देखने को मिलेगा। मैं यहां लिख रहा हूं ml स्क्वायर टी माइनस क्यू, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब बात आती है प्रेशर। प्रेशर हमको क्या देगा, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, ये मैंने पहले लिख रखा है, देखिए फोर्स हर जगह काम आ रहा है। इसकी डायमेंशन तो आपको माइंड में होनी ही चाहिए, बाकी डायमेंशन अपने आप रिलेशन बनाते हुए निकल रही है। तो फोर्स क्या है, ml स्क्वायर सॉरी ml टी माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया के लिए एल स्क्वायर यूज होगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे आपको एक नया डायमेंशन मिलेगा ml माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो होती है पा, ये याद रखने की बात है। बाकी आप यूनिट वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको इतनी यूनिट्स निकालना सिखाई है, तो आप इसकी यूनिट भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं एसआई में, लेकिन पा भी इसकी एक यूनिट होती है। और आप सिंपल निकालना चाहें तो न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, तो आप यहां पे लिख लीजिए न्यूटन, और ये एरिया की यूनिट क्या हो गई, एल स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर माइनस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, या इसकी यूनिट पा हो जाएगी प्रेशर के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ अदर फार्मूलेस की। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के लिए, तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए। F इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से पहले तो हम जी निकालें, रिलेशन बनाएं जिस जो हमारी हेल्प करेगा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए।
तो यहां पर अगर हम g निकालेंगे तो ये आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जैसे ही रिलेशन मिला वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला आपके हाथ में। देख लीजिए, फोर्स के बारे में हमें पता ही है, हमको रट गया है mlt-2। ये ले लीजिए। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ के लिए। तो ये आ जाएगा l इंटू एल, या एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, आप लिख लें, आपकी मर्जी है आप कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या m1 इंटू m2, ये मास है और कुछ नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या m स्क्वायर भी लिख लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसको फाइनलाइज कर लें और आपके सामने रिजल्ट। तो पहले तो ऊपर वाला ही देख लेते हैं, एम एल, ये एल स्क्वायर और एक ये एल मिलके ये हमको क्या दे देगा ऊपर? एम एल क्यू t-2। देख लीजिए आप, एम एल एल एल, तो एम एल क्यू t-2 वैसे ही रहा, और नीचे आपका वेट कर रहा है एम स्क्वायर या m2 देख रहा है। तो एक m से एक m तो यहां पर कट जाएगा, या आप सिंपली बोल दें यहां पर ये आ जाएगा, आप यूं लिख सकते हैं एम एल क्यू t-2, और यहां पे आ जाएगा m-2। ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट इज द एम एल क्यू, सॉरी m-1 एल क्यू t-2। ये आपको रिजल्ट मिलेगा जी के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है, m-1 एल क्यू t-2। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट निकालने के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये बना हुआ है, या आप इस फॉर्मूले से निकाल लें, ये फॉर्मूला हमको मदद करेगा यूनिट निकालने की। जो रिलेशन है, तो ये तो हो गया फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आर क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस का स्क्वायर है, जो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है मीटर से। ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर सामने दिख रहा है, अपॉन यहां पर m1 और अपॉन m2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये kg-2। तो ये आप देखिए यूनिट बड़ी आसानी से आपने इसके सामने निकाल दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरीके से इसकी यूनिट को निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। तो स्ट्रेस की बात करें तो इसका जो रिलेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया। बस फोर्स को पकड़ के रखिएगा, फोर्स समझ लिया तो आपको पूरी मैकेनिक्स में किसी भी यूनिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैक्सिमम रिलेशन इसी के साथ में है। तो फोर्स कैसे भूल गए आप? यहां पे फिर से देखें, एम एल t-2 कैसे याद रखोगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, दिस इज मास, दिस इज एक्सीलरेशन, ये आ गया। और इसके बाद में एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी एरिया का फॉर्मूला आप लगाइए, वही निकलेगा रिजल्ट इसका। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एल स्क्वायर। तो अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज द m-1 t-2। ये है स्ट्रेस, सामने आ गया। इसकी अगर यूनिट बनानी है तो यूनिट बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, टी फॉर सेकेंड। तो यहां पर इसकी यूनिट लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं किलोग्राम मीटर 1 एंड सेकेंड -2। दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन होता है। चेंज इन डायमेंशन, यहां सिंपल लिख देता हूं,
अपॉन ओरिजिनल तो क्या रिलेशन हमको ये एडजस्ट करके देगा? तो इसका जो डायमेंशन निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, m0 l0 t0। तो आप बोलेंगे सर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा, यहां पे स्ट्रेस को आप यहां पे एक यूनिट और यूज कर सकते हैं। देखिए ये फोर्स अपॉन एरिया, इसके अकॉर्डिंग भी, रिलेशन के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। तो ये न्यूटन हो गया और ये पर मीटर स्क्वायर हो गया। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें या ये लिख दें, एक ही बात है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये हमने दो फॉर्मूले नहीं सीखे। अब हम बात करते हैं कुछ अनदर फॉर्मूला की, विस्कोसिटी की। तो एक बार समझते हैं सरफेस टेंशन। तो इसके लिए जो रिलेशन होगा वो होगा फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा mlt -2 अपॉन लेंथ के लिए l, और ये l से l कैंसिल नजर आ रहा है, आप कैंसिल कर दें। और इसके लिए जो रिजल्ट मिलेगा आपको, डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा mt -2। और इसके लिए अगर आप यहां पर यूनिट लिखें तो आप इस रिलेशन से भी यूनिट बना लीजिए। तो जो रिलेशन आएगा न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से सरफेस टेंशन के बारे में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी के लिए। तो विस्कोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। तो देखिए इससे यूनिट निकालते हैं। फोर्स के लिए क्या है यहां पर, mlt -2, डिस्टेंस जो l के इक्विवेलेंट होगी, एरिया ये l स्क्वायर होगा या L2 बोल दें, और वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हमने जो बना रखा था lt -1। ये बनके तैयार। अब देख लें आप कैसे उसको एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। L से एक L तो आप यहां पे कैंसिल कर सकते हैं मैथमेटिकली, हालांकि क्रॉस नहीं करेंगे लेकिन इसको मान सकते हैं। और इस L से ये L चला जाएगा, ये L ऊपर पहुंच जाएगा, t -1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो दिख रहा है ये दो L मिलके इस L स्क्वायर को उड़ा देंगे, ये L ऊपर पहुंच जाएगा। या सभी आप ऊपर ले जाएं और फिर आप प्लस माइनस करके देख लें, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहां पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा किस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है। m l -1, क्योंकि ये बचा हुआ L ऊपर पहुंचेगा, ये -1 में जाएगा। t के साथ कोई कैंसिलेशन नहीं दिख रहा है, ये ऊपर पहुंच रहा है, -1 +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t -1, ml -1 t -1। ये रिजल्ट आपका बन सकता है ml -1 t -1। अब बात करते हैं इसकी यूनिट को बनाने के लिए। तो देखिए यूनिट बनाने के लिए हम क्या करें, हम इस रिलेशन को देख लें। अगर आप इस रिलेशन को गौर से देखें तो ये तो हो गया प्रेशर, अभी निकाला था मैंने। फोर्स, तो इसकी जो यूनिट होती है, वैसे तो इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो पा है, तो आप पा लिख सकते हैं यहां पर। और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और दे रखा है यहां पर, तो पा। इसके बाद में आप लिखेंगे जो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो अपॉन में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड -1। तो मीटर से मीटर कट जाएगा यहां पर, और ये ऊपर पहुंचेगा तो PS आ जाएगा इसकी जो यूनिट है। फोर्स अपॉन एरिया से बना पा, डिस्टेंस मीटर हो गया, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड नीचे ऊपर पहुंचेगा तो PS, यानी कि
आपका एस आंसर आएगा। इस अदरवाइज आप इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको फोर्स और डिस्टेंस का फॉर्मूला अदर तरीके से लिखना सिखाया है। तो दिस इज द फॉर विस्कोसिटी। अब बात करेंगे गैस कांस्टेंट के लिए। पा को पूरा लिख लीजिए, ये पी है, पी ए फाइज। तो अब मैं गैस कांस्टेंट के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, जो होती है इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग हम गैस कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो गैस कांस्टेंट के लिए रिलेशन आपको पता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये यहां पर गैस कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम रिलेशन निकालें यहां से, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी वी अपॉन एन टी फॉर टेम्परेचर। तो पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और टी टेम्परेचर के लिए यूज किया है। टाइम मत ले लेना, ये टेम्परेचर है। तो इसके लिए पहले हम बात लिख लेते हैं, और प्रेशर को यहां पे हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया के अकॉर्डिंग। या प्रेशर का भी आप यूनिट ले सकते हैं, लेकिन मैं फोर्स लेके चल रहा हूं तो मैं फोर्स ही लिख लेता हूं। फोर्स इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के लिए लिखा हुआ है, एंड ये मोल के लिए होता है, तो ये मोल हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। और ये आपका आ गया टेम्परेचर। ये रिलेशन बना लिया सीधा सीधा आर के लिए। क्या बनाया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर लेके आए पीवी अपॉन एनटी। पी होता है आपका प्रेशर, और प्रेशर को वहां पे बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स ये रहा, एरिया ये आ गया, वॉल्यूम एज इट इज रहा है, ये मोल हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। फोर्स का तो आपको पता ही है, एम एल टी माइनस टू। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम है ये, एरिया नहीं है, तो एल क्यू आ जाएगा। तो भैया L3 बोलेंगे इसको, L3। एरिया के लिए एल स्क्वायर मिलेगा आपको, और मोल के लिए मोल ही रहता है, तो मोल बना रहने हैं, जिसको बताया था मैंने 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ड में मोल मोल रहता है। और टेम्परेचर के लिए अब आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि आप थीटा लेंगे या आप के लेंगे, किसको लेके आप प्रसन्न होते हैं, आप वो देख लीजिए। या आपकी बुक जो आपको बताती है, आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे ले सकते हैं। 2 तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है यहां पर। तो मैं यहां पे के ले लेता हूं केल्विन के लिए, तो ये लिया के। अब इसको एडजस्ट करेंगे, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। हाँ, ये एल स्क्वायर एक एल क्यू कम हो रहा है हमारा, तो यहां से एक कम हो जाएगा, तो ये एक एल बचेगा, और एक ये एल स्क्वायर बनाएगा। एम एल स्क्वायर, एल से एक एल स्क्वायर से एल क्यूब में से एक 2 एल कम हो जाएंगे, एक एल बचेगा। ये एल और एक एल मिलके एल स्क्वायर, और उसके बाद T-2 को कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, ये वैसे ही रहेगा। इसके बाद ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल -1 हो जाएगा, और ये के ऊपर जाएंगे तो के -1 हो जाएंगे। और ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बना है, और इसी डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके आप यहां पे इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैकेनिक्स से रिलेटेड हमने मैक्सिमम, यहां ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था, मैकेनिक्स से रिलेटेड मैक्सिमम मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।